आज के इस एक्सप्लेनर में हम व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल की ऑल्टरनेट यूनिवर्स स्टोरी के 5वें चैप्टर का एक जबरदस्त ब्रेकडाउन करने वाले हैं। इस बार एक्शन इतना इंटेंस है कि सच में मजा आने वाला है। स्टोरी अपने बिल्कुल पीक पर है, तो बिना किसी देरी के सीधा इसके अंदर डाइव करते हैं। सोचिए जरा, एक 13 साल का जनिन एक लेजेंडरी सानिन के टॉप मेडिकल निंजा को पूरी तरह से तबाह कैसे कर सकता है। यही तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा हुक है। एक यंग निंजा को इतने एक्सपीरियंस्ड वेटरन्स को इजीली हराते देखना ही इस कहानी को इतना थ्रिलिंग बनाता है। ये कोई आम नारुतो नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी रूथलेसली फोकस्ड फोर्स है जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। इस एक्शन तक पहुंचने से पहले उस सुबह की अफरा तफरी को समझना बहुत जरूरी है। पिछली रात ही नारुतो ने अपने जुत्सु को वापस लाने के लिए ऐसी इंटेंस ट्रेनिंग की थी कि क्या बताएं। और सुबह सुबह पता चलता है कि सुनारे ने अपनी साके में ड्रग मिलाकर जिराया को पिला दिया है, जिससे उनका चक्रा बिल्कुल बिगड़ गया है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में शिजू ने अपने छोटे पेग टॉन की मदद से गायब तो सुनारे को फ्रैंटिकली ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि खतरा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। और जब ये ग्रुप तंजाकू कैसल पहुंचता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर होता है। पूरा कैसल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये तबाही देखते ही एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि त्सुनादे ने बहादुरी दिखाते हुए ओरोचिमारू के उस डार्क ऑफर को ठुकरा दिया है। वो अपने मरे हुए करीबियों की जान के बदले उस सांप के हाथों को हील करने के लिए बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी पावरफुल सेनिन आखिर कबूतों से पिट क्यों रही थी। इसका जवाब एक कंडीशन में छिपा है जिसे हीमोफोबिया कहते हैं। बेसिकली खून को देखकर एक एक्सट्रीम और इरैशनल डर महसूस होना, जिससे इंसान पूरी तरह पैरालाइज या पैनिक हो जाए। कबूतों ने त्सुनादे की इसी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाया और एक लेजेंडरी निंजा को बिल्कुल बेबस कर दिया। और कबूतों का घमंड तो देखिए, वो पूरे कॉन्फिडेंस में आके नारुतो से कहता है, मैं खुद तुम्हारे सेंसे ककाशी के बराबर हूं, तुम जैसे क्यूट जेनिन का यहां कोई काम नहीं है। ये लाइन कबूतों के मैसिव ईगो को हाईलाइट करती है। पर अगले ही सेकंड नारुतो उसे बुरी तरह रोस्ट करते हुए कहता है कि वो कॉपी निंजा नहीं बल्कि एक अच्छू निंजा कहलाने के लायक है। ये सीधा दिखाता है कि नारुतो को उसे रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा। ये चीज दिखाती है कि कबूतो कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। उसे लग रहा था कि नारुतो बस एक कमजोर लो लेवल जनिन है जो बड़ों के मामलों में दखल दे रहा है। पर रियलिटी तो यह है कि इस लड़के ने सिर्फ 8 साल की उम्र में अकेले ही साउंड विलेज में घुसपैठ की थी। नारुतो उसे एक और ताना मारता है कि वो किसी साउथ इंडियन मूवी के ओवर ड्रामेटिक विलन जैसा लग रहा हो, जो बिना बात के ज्यादा उछल रहा हो। इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स का नारुतो लड़ाइयों को एक चेस मैच की तरह ट्रीट करता है। उसकी कॉम्बैट स्ट्रैटेजी एकदम क्लिनिकल है। सबसे पहले वो अपनी रूट ट्रेनिंग का यूज करके कबूतों के क्लोज क्वार्टर्स मेडिकल अटैक्स को इजीली डॉज करता है। फिर लाइटनिंग रिलीज इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके उसे बुरी तरह ट्रैप कर लेता है। और फिनिश करने के लिए विंड स्टाइल डिवाइन फिस्ट ऑफ द विंड गॉड का एक खतरनाक ब्लो मारता है। बिना एक भी खरोच खाए कबूतों को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया। अब कबूतो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। जिंदा बचने के लिए वो लगातार लग रहे बिजली के झटकों से बचने को पागलों की तरह जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छिपने की कोशिश करता है। सीवियर इंटरनल डैमेज को हील करने के लिए वो अपनी ही बॉडी में ग्रीन चक्रा पंप करता है। यहां तक कि वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक रेसिंग गन भी झेल लेता है। लेकिन इतनी जबरदस्त मेडिकल रेजिलियंस के बावजूद नारुतो के लगातार हमलों के सामने उसकी एक नहीं चलती। और जब ये चल रहा था तभी दूसरी तरफ दिग्गजों की भयंकर टक्कर शुरू हो चुकी थी। ओरोचिमारू, जिसके दोनों हाथ बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, वो जिराया की खुलेआम बेइज्जती करता है। वो कहता है, तीनों सन्निन में तुम हमेशा से सबसे कमजोर रहे हो। मैं तुम्हें बिना अपनी आंख, नाक या कान के भी हरा सकता हूं। जरा सोचिए, हाथ न होने के बावजूद उसका घमंड और टॉक्सिक एटीट्यूड वैसा का वैसा ही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिराया इस वक्त एक मैसिव डिसएडवांटेज पर थे। सुनाडे की उस ड्रग की वजह से उनका चक्रा ना के बराबर था, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनका अर्थ स्वॉर्म जुत्सु बहुत ही पतला और पैथेटिक सा बनकर रह गया। वहीं दूसरी तरफ ओरोचिमारू बिना हाथों के भी सिर्फ अपनी टांगों का इस्तेमाल करके ब्लाइंडिंग स्पीड से मूव कर रहा था और जायंट स्नेक्स को समन कर रहा था। जिराया किसी तरह बस खुद को बचा पा रहे थे। टेंशन तब अचानक से आसमान छूने लगती है जब ओरोचिमारू देखता है कि उसका टॉप स्टूडेंट कबूतो हार चुका है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने मुंह से खतरनाक कुसनागी ब्लेड निकालकर सीधा एक डिस्ट्रैक्टेड नारुतो की तरफ पूरी स्पीड से जानलेवा हमला कर देता है। ये वो मोमेंट था जहां सांसें रुक जाती हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त
इस पूरे चैप्टर का सबसे इमोशनल और ट्रायम्फेंट मोमेंट आता है। सुनादे अपने ब्लड फोबिया और सारे ट्रॉमा को तोड़कर बाहर आती हैं और उचिमारू को एक बेहद डेविस्टेटिंग पंच मारती हैं और पूरी शान से ऐलान करती हैं, आज मैं कोनोहा की 5th होकागे हूं। ये वो पल है जहां वो आखिरकार अपना लेजेंडरी मैंटल एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसी ऐलान के साथ एक सच्ची बॉस बैटल का स्टेज सेट हो जाता है। एक तरफ टीम कोनोहा है, जिराया और गामाबुंटा के साथ सुनादे और कत्सुयु। दूसरी तरफ दुश्मन है ओरोचिमारू, मंडा और कबूतो। और इनके बीच वाइल्ड कार्ड बनकर खड़ा है अपना नारुतो और 3 जाइंट स्नेक समन्स। ये एक ऐसी chaotic 3-way हैवीवेट बैटल बन चुकी थी जिसने पूरी धरती हिलाकर रख दी। इस फाइट का टैक्टिकल ब्रिलियंस सच में काबिले तारीफ है। एक तरफ गामाबुंटा बहुत ही हाईली फ्लेमेबल टोड ऑयल थूकता है, जिसे जिराया फायर रिलीज का यूज करके एक भयंकर आग में बदल देते हैं। इस जबरदस्त इन्फर्नो को देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। लेकिन मांडा कम चालाक थोड़ी ना है। वो आग से बचने के लिए तुरंत अपनी स्किन शेड कर देता है और एकदम ब्लाइंड स्पॉट से धोखे से अटैक कर देता है। और अब आता है वो सीन जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। एक 13 साल का जेनिन हवा में छलांग लगाता है और एक जायंट बॉस समन मैंडा के सीधे मुंह पर पंच मार देता है। बिना किसी डर के नारुतो इन दिग्गजों की लड़ाई में कूद पड़ता है और मैंडा के स्नाउट पर अपने मुक्कों के निशान छोड़ देता है। उसका ये डरावना कॉन्फिडेंस किसी को भी हैरान कर दे। इसी मोमेंटम का फायदा उठाते हुए त्सुनाडे अपनी टेरिफाइंग फिजिकल स्ट्रेंथ की असली झलक दिखाती हैं। वो कात्सुयु के ऊपर से छलांग लगाती हैं, गामाबुंटा के उस कलॉसल स्वॉर्ड को हवा में पकड़ती हैं और उसे सीधा मांडा के मुंह के आर पार करते हुए जमीन में गाड़ देती है। लिटरली एक टेल्ड बीस्ट साइज वाले सांप को मिट्टी में पिन कर दिया। ये रॉ पावर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद ओरोचिमारू की जो हालत हुई उसे कंप्लीट ह्यूमिलिएशन के अलावा और क्या ही कहें। नई 5th होकागे उस पर मुक्कों की ऐसी नॉन स्टॉप बरसात करती हैं कि उसकी कोई हद नहीं। ओरोचिमारू का चेहरा इतनी बुरी तरह पिट पिट कर एक लिक्विड जैसी स्टेट में आ जाता है। आखिर में उसे और कबूतो को वहां से ऐसे भागना पड़ता है जैसे कोई कार्टून के विलेंस पिटने के बाद भागते हैं। ये बीट डाउन इतना वायलेंट था कि खुद नारुतो तक इस पावर को देखकर थोड़ा सहम सा गया था। इतने सारे इंटेंस एक्शन के बाद आखिरकार थोड़ा कॉमेडी रिलीफ भी मिल ही जाता है। लड़ाई खत्म होने पर जब जिराया दिल से नारुतो की तारीफ करते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं तो नारुतो मजाक में कहता है कि जिराया के उस रिस्पेक्ट की कीमत शायद 50 रुपए के बराबर होगी। ये छोटे और फनी मोमेंट्स इस आमतौर पर डार्क स्टोरी में एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस ले आते हैं। उसके बाद एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड और प्यारा सा मोमेंट होता है। शिजुने अपनी डीपली फेल्ट रिस्पेक्ट दिखाने के लिए नारुतो के गाल पर एक किस करती है और ये कूल टफ गाय जेनिन पूरी तरह से फ्लस्टर होकर ब्लश करने लगता है। ये देखना सच में कमाल का लगता है कि कैसे नारुतो की मेहनत, उसकी स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन ने आखिरकार त्सुनाडे और शिजुने दोनों के दिलों में खास जगह बना ली है। तभी त्सुनाडे उससे अपना वो आइकॉनिक नेकलेस पहनाते हुए एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करती हैं। वो कहती हैं, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, शायद होकागे भी। ये एक ऐसा टचिंग रियलाइजेशन था जिसने क्लियर कर दिया कि त्सुनाडे अब कोनोहा वापस लौटने को पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने अपना नेकलेस और गांव का पूरा फ्यूचर नारुतो के इस यूनिकली रूथलेस वर्जन पर दांव पर लगा दिया है। तो अब जब त्सुनाडे होकागे का ताज पहन चुकी हैं और ओरोचिमारू को धूल चटा दी गई है, एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जब ये बेहद पावरफुल और रिमोर्सलेस नारुतो वापस लीफ विलेज पहुंचेगा तो वहां कौन से नए और खतरनाक थ्रेट्स उसका इंतजार कर रहे होंगे? ये सवाल अगली कहानी के लिए एक्साइटमेंट को फीवर पिच पर ले जाता है। आगे क्या होता है ये हम अगले एक्सप्लेनर में देखेंगे।